Welcome back, students. Next topic, our third chapter is the First World War, Khilafat movement and non-cooperation movement. तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है नेशनलिज्म इन इंडिया का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह द फर्स्ट वर्ल्ड वार खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। तो वन बाय वन करके इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो लेट अस गो। In the years after 1919, we see the national movement spreading to new regions and incorporating new social group. कह रहा है इन द ईयर्स आफ्टर 1919 के बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या हुआ, वह स्प्रेडिंग टू द न्यू रीजन्स, वह नए नए जो एरियाज थे इंडिया के, जो न्यू रीजन्स थे, चाहे वो वर्ल्ड के वहाँ पे स्प्रेड हुआ। स्पेशली जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो इंडिया के अदर पार्ट में भी क्या हुआ, धीरे धीरे उसने अपनी पकड़ बनानी स्टार्ट की। एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप, और इसमें जो न्यू सोशल ग्रुप थे वो भी मर्ज होते गए। एंड डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल, और जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था इसके खिलाफ न्यू मेथड डेवलप किए गए कि जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो एक आंदोलन है, जो मूवमेंट है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज किया गया, तरीकों का यूज किया गया। एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, और हमें समझने का प्रयास भी करेंगे कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी कि नए जो मेथड्स थे, जो न्यू मेथड्स थे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को, यानी कि जो फ्रीडम पाने का ये मूवमेंट, नए मेथड्स क्या थे, एंड व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, और उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, किस टाइप से इंडियन नेशनल मूवमेंट को इम्प्रूव करने का काम किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सब फर्स्ट में द वार मेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इसने जो 20 सेंचुरी का सेकेंड डिकेड था, उसमें इसने क्या किया, कुछ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज करने का काम किया, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918 तक रहा। यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का ड्यूरेशन रहा, यह 4 सालों तक लड़ा गया, 28 जुलाई से लेके और 11 नवंबर 1918 तक, यानी 1914 से लेके 1918 तक ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इसके जो स्टार्ट होने का रीजन्स था स्पेशली यूरोप में। तो जब कोलोनाइजेशन का दौर स्टार्ट हुआ, जिस समय यूरोप में जो स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, रसिया, ये जो कंट्री थे स्पेशली यूरोपियन कंट्री, इन्होंने क्या किया, जब कोलोनाइजेशन का दौर स्टार्ट किया तो उसकी होड़ में, यानी जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट थे, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट थे, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, फिर एशिया कॉन्टिनेंट थे। यहाँ पे इन देशों ने क्या किया, इन कंट्रीज ने अपनी अपनी कॉलोनीज को सेटअप करने का काम किया डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। तो एक तो लेके इसको स्टार्टिंग से तनाव था, और ख़ास करके जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, किसी भी मुद्दे को लेके, जैसे स्पेशली इंडिया में एक टाइम ऐसा रहा जब एंग्लो फ्रेंच वार हुए, स्पेशली जब वहाँ पे यूरोप में युद्ध होता था किसी मैटर्स को लेके, तो यहाँ पे भी युद्ध स्टार्ट हो जाता। अगर यहाँ पे कोई किसी टॉपिक्स पे, किसी इशूज पे अगर वार स्टार्ट हुआ तो इसको लेके यूरोप में भी कंडीशन काफ़ी बैड हो जाती थी, आपस में टकराने लगते थे। तो इसका ये रहा कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, स्पेशली जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन आप लोगों ने देखा, फर्स्ट चैप्टर में क्लास 10th में इसको एक्सप्लेन किया गया है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कैसे जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन है, उसमें जो जर्मनी था, जर्मनी के यूनिफिकेशन में बिस्मार्क ने इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड किया। उसने 39 स्मॉल जो
स्टेट्स थे उनको उनकी यूनिटी बना के एक जर्मन कंट्री को लाने का काम किया। स्पेशली प्रसा और ऑस्ट्रिया के लीडरशिप में इनका यूनिफिकेशन हुआ था। तो प्रसा के लीडरशिप में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। तो बाद में चल के यूरोप में क्या हुआ, जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क जब अपने पावर में था तो इसने फ्रांस के कुछ अल्सेस और लारेन जो एरिया था, स्पेशली जो कोल डिपॉजिट एरिया था, उसको उस पर कब्जा करके उसने क्या किया, उसको ऑक्युपाइड किया और जर्मन एम्पायर में उसको मिलाने का काम किया, जो जर्मन कंट्रीज थे। तो फ्रांस की जर्मनी से ऐसी कुछ कंडीशंस थी, पड़ती नहीं थी। और 1882 में जो ये दौर रहा, स्पेशली रूप से ऑस्ट्रिया हंगरी और स्पेशली जो जर्मनी था, इसने क्या किया, यूरोप में ये जो एज रहा 19th सेंचुरी का लास्ट जो डिकेड्स थे, लास्ट 2 डिकेड्स एंड 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड्स, इसमें जो सेक्रेट ट्रीटीज थी, यानी कि जो गुप्त संधियां यूरोपियन देशों में हुई, जो यूरोपियन कंट्रीज थे एक लार्ज स्केल। 1882 का बिस्मार्क ने क्या किया, ऑस्ट्रियन हंगरी कंट्री से एक गुप्त समझौता किया, सेक्रेट, जिसे किसी भी यूरोपियन कंट्री को नहीं पता था। इसी का देखा देखी 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में एग्रीमेंट किया, रसिया के साथ एग्रीमेंट किया गया। तो एक टाइम ऐसा रहा 1880 से लेके और 1910 के बीच का जो 30 ईयर्स रहा, इसमें यूरोप में मोस्टली जो सेक्रेट ट्रीटीज थी लार्ज स्केल पे, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि जो वहाँ के एक देश थे एक दूसरे में आपस में उनके प्रति मनमुटाव रहता था हमेशा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टिंग में जो इमीडिएटली रीजन था उसमें ये था कि सर्बिया, जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड था, इसकी हत्या सर्बिया की कैपिटल में कर दी गई, राजधानी में हो गई। राजकुमारी और राजकुमार दोनों की हत्या हो गई, जिसका इसके 28 जून 1914 की ये घटना है। इसके 1 मंथ लेटर 28 जुलाई को क्या किया, जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया पे अटैक कर दिया। सर्बिया पे अटैक को जो जर्मनी था इसने अपने ऊपर अटैक मारा। अभी मैंने बताया कि यूरोप में जो दौर रहा इसके पहले का 1910 से 1880 से लेके 1910 का, इस बीच में सेक्रेट ट्रीटीज बहुत ज़्यादा, सेक्रेट एग्रीमेंट लार्ज स्केल पे हुए थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। तो इसी के कारण क्या किया, जर्मनी ने तुरंत सर्बिया का फेवर लिया और ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया। बस फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 ग्रुप बने, एक मित्र राष्ट्र और एक मित्र जो राष्ट्र थे, और एक धुरी राष्ट्र, धुरी नेशंस एंड मित्र। तो इसमें ये थे जो मित्र राष्ट्र थे, इसमें आपका रसिया था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। फिर जो धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र में सर्बिया था, जर्मनी था। तो ऐसे करके इटली रहा, तुर्की भी इसमें इंक्लूड था। बाद में चल के अमेरिका मित्र राष्ट्रों के फेवर में रहा, रसिया भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से ही लड़ा। तो युद्ध हुए लार्ज स्केल पे। तो ये जो रहा देखिए वहीं पे, तो युद्ध का जो रिजल्ट रहा लास्ट में, तो स्पेशली किसी भी युद्ध का जो रिजल्ट होता है उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एक क्राइसिस आ जाते हैं। एक ऐसा दौर आता है क्योंकि युद्ध में ह्यूमन वायलेशन के साथ साथ एक पैसे की भी बर्बादी होती है, और साथ ही साथ डिफरेंट जो सोसाइटीज होती हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, जो आर्मी होती है। तो डिफरेंट टाइप की एक मानिए कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस का एक एज रहता है। तो ये जो युद्ध चला इस समय, उसमें जो इंडियंस पीपल्स थे, स्पेशली इस समय एक रिक्रूटमेंट चली, स्पेशली इंडियंस को ज़बरदस्ती फोर्सली रिक्रूट किया जाता था इंडियन आर्मी, और
इंडिया की तरफ से 11 लाख सोल्जर्स डिफरेंट बटालियंस के, डिफरेंट रेजिमेंट के, चाहे डोगरा रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो 11 लैक्स इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, यानी कि जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी उसमें 11 लाख सोल्जर इंडिया से लड़ने के लिए अफ्रीकी कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, फिर आपका गल्फ कंट्रीज में स्पेशली अगर हम अरब एरिया की बात करें तो वहाँ पे 7 लैक्स ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे जो वहाँ की व्यवस्था को संभालने का काम किया। और ख़ास करके यूरोप में भी भारतीयों को भेजा गया। आज के टाइम में देखें तो फ्रांस में, ब्रिटेन में, जो ब्रिस्टल में एक छत्र मेमोरियल है, वहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इंडियन सोल्जर्स मारे गए उनकी याद में एक बहुत बड़ा मेमोरियल बनाया गया है। ऐसे फ्रांस में भी है। तो और फिर इंडिया में देखिए, इंडिया में भी क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1931 में फर्स्ट वर्ल्ड वार में मारे गए इंडियंस के लिए जो शहीद हुए थे उनके लिए इंडिया गेट का क्रिएशन कराया गया और वहाँ पे ऑल इंडिया वार मेमोरियल बनवाया गया है, इंडिया गेट के सामने ही है। उसमें जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जितने भी ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स मारे गए उनके नेम लिखे हैं बकायदा। और एटलीस्ट आपका 70 फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान 11 लाख जो इंडियन सोल्जर्स फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंक्लूड हुए थे उनमें 75,000 सोल्जर्स मारे गए, किल्ड हुए थे, और 67,000 के नियर अबाउट इंजर्ड हुए थे, मतलब उसमें उनको चोटें आई थी काफ़ी। तो ये रहा। तो भारतीय जब वहाँ पे गए और भारतीयों ने जो इंडियंस थे इस होप से गए थे कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटिश गवर्नमेंट या इंग्लैंड जीत जाता है तो जो डोमिनियन स्टेट की बात चल रही थी, जो फ्रीडम की बात चल रही थी, उसमें फ्रीडम न देके कम से कम डोमिनियन स्टेट ही प्रोवाइड कर दिया जाए कि ब्रिटिश और तो सिस्टम देखें, फॉरेन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन बाकी वे में इन्हें गवर्नमेंट दे दिया जाए, यानी शासन सौंप दिया जाए। लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान नहीं है। और तो क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इंडिया में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से और मूवमेंट से बचने के लिए उसने रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, कि बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के, विदाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के एनी अदर इंडियन पीपल को अरेस्ट किया जा सकता था बिना मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किए। बाद में चल के इस पे रॉलेट सत्याग्रह हुआ। तो एक कंडीशन रही यूरोप में। फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब इसमें मित्र राष्ट्रों की, जो मित्र राष्ट्र थे, जब इनकी जीत हुई, जब इन्होंने युद्ध को जीत लिया, स्पेशली जर्मनी को डिफीट किया, और जर्मनी को डिफीट करने में इंडियन सोल्जर्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड किया था। तो 1919 में 28 जून, स्टार्टिंग में फरवरी में ही 1919 में फ्रांस के पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ, एक ट्रीटी बुलाई गई, कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, और वहीं पे वर्साय नामक प्लेस पे एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साय, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी फेमस स्थान रखती है। इसमें 28 जून 1919 को जर्मनी से फोर्सली सिग्नेचर करा दिया गया और कहा गया कि जर्मनी युद्ध की शर्तों को नहीं मानता है, बाद में जो ट्रीटी की जो कंडीशंस है तो उसे युद्ध करना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट, यानी कि जर्मनी से ज़बरदस्ती और टोटल फर्स्ट वर्ल्ड वार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी पे डाल दी गई, और जिसका रिजल्ट ये हुआ, जर्मनी के बहुत से जो एरिया थे उसको डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अल्सेस लॉरेन फ्रांस को दे दिया गया, और भी जो एरिया थे डिफरेंट टाइप के उसकी आर्मी को कंट्रोल किया गया, यानी कि जो जर्मन आर्मी थी वो 1 लाख सोल्जर्स आई थिंक नहीं रख सकती थी, जो उसकी नेवी पावर थी, एयरफोर्स पावर थी, उसको डिक्रीज करने का काम किया गया। साथ ही साथ उस पर 5,00,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया।
कि आपको यह युद्ध हार जाने के रूप में देना पड़ेगा। एक इसके इसे किस्तों में बांध दिया गया कि आप किस्त वाइज करके इसे प्रोवाइड करिएगा। तो ऐसी कंडीशन रही और जिसका रिजल्ट ये रहा कि जर्मनी में बाद में जब हिटलर का उदय हुआ तो जर्मनी की जनता ने इस अपमान का बदला लेने के लिए हिटलर को काफ़ी सपोर्ट किया और सेकेंड वर्ल्ड वार का ये वर्साई की संधि जो थी यह रीजन रहा, मतलब इसमें इसका वर्साई की संधि का कंट्रीब्यूशन रहा सेकेंड वर्ल्ड वार करवाने में। और साथ ही साथ तुर्की के साथ भी अलग संधि की गई। तुर्की को कहा गया था कि हम उसे कि जो वहाँ का खलीफा है, जो टोटल इस्लामिक स्पिरिचुअल का वर्ल्ड हेड, जो इस्लामिक वर्ल्ड हेड स्पिरिचुअल हुआ करता था तुर्की का खलीफा, तो उसे हम मान्यता दे देंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया, जिसका ये रिजल्ट रहा कि जो खिलाफत मूवमेंट रहा इंडिया में इसी के अगेंस्ट चला 1919 के दौर में, 1919 और तो 1920 के ड्यूरेशन। तो ये जो रहा फर्स्ट वर्ल्ड वार की कंडीशन। तो इस टाइम क्या हुआ, एक जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर रहा, इसने खास करके टोटल वर्ल्ड में और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में इसने इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड किया। तो देखिए, इट लेड टू द ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज द फाइनेंस बाय द वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग द टैक्सेस। एक तो ब्रिटिश क्या किए, फर्स्ट वर्ल्ड वार रहे तो इंडिया से भी जो भी इनकम होती थी वो पैसा सारा युद्ध में लगा दिए। साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जो वार लोन लिए थे उसमें भी, और साथ ही साथ टैक्स भी इंक्रीज कर दिए कि फिर से जो खर्चा हुआ है, जो स्पेंड हुआ है, उसको कैसे वसूला जाए, उसकी रिकवरी कैसे की जाए। एंड थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस रेस डबलिंग बिटवीन, और युद्ध के दौरान क्या हुए, वस्तुओं के दाम बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people, जिससे जो कॉमन पीपल थे, आम लोग थे, उनका जीवन इम्पॉसिबल हो गया, लाइफ सरवाइव करना काफ़ी टफ हो गया, क्योंकि जो ज़रूरत की सामान थी वह अवेलेबल नहीं थी। टोटल जितना भी फूड ग्रेन्स थे सब उठा के युद्ध में भेज दिए गए सैनिकों के लिए। यह एक बहुत बड़े लेवल पे, एक वाइड स्प्रेड एरिया लेवल पे युद्ध लड़ा गया था। तो जितना भी इंडिया का फूड ग्रेन्स था इसको उठा के फेंक दिया गया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 1919 और 1922 के टाइम में, इस बीच में इंडिया में क्या हुआ, काफ़ी एक ड्रॉट टाइप का आया, फेमीन आया इंडिया में, और जिससे क्या हुआ, इंडियन पीपल्स काफ़ी एंग्री हुए। और इसी दौरान गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने का काम किया, जिसे टोटल ऑल इंडियंस पीपल्स का सपोर्ट मिला। एंड कॉमन पीपल विलेजेस वेयर कॉल्ड अपॉन टू द सप्लाई सोल्जर्स। यहाँ के गांवों से क्या हुआ, सोल्जर्स की सप्लाई की जाने लगी, फोर्सली रिक्रूटमेंट की जाने लगी, जो भी यंगेस्ट पीपल्स थे। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल रीजन काज द वाइड स्प्रेड एंगर, जिसका रिजल्ट ये रहा कि देहात एरिया में, यहाँ के कंट्री साइड एरिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति काफ़ी नाराजगी प्रकट हुई। And then in the 1918, 1999 and 1920, 21 cross fell in some parts of the India। और 1919 और 1922 के 20 एंड 21 के दौरान जो रहा, इंडिया में क्रॉस फेल्योर कर गए, मानसून भी टाइम से नहीं आया, रेनफॉल भी नहीं हुई, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी मोस्टली मानसून पे डिपेंड करती है, जो जून जुलाई मंथ में इंडिया में आता है। तो इससे क्रॉस फेल्योर कर गई, जिसका रिजल्ट ये रहा कि ड्रॉट पड़ा, फेमिन्स आए, अकाल बहुत बड़े बड़े आए, सूखा पड़ गया, पब्लिक की फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि इस समय युद्ध लड़ा गया था। तो जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस था, पॉलिटिकल क्राइसिस था, ये सब इस समय जो सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए एक मूवमेंट के लिए, वो टोटल अवेलेबल थे। एंड रिजल्टिंग इन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड, जिसका रिजल्ट ये रहा कि भोजन की कमी हो गई, जो फूड ग्रेन्स थे उनके शॉर्टेज हो गए, सारे फूड ग्रेन उठा के जो भी स्टोर था गवर्नमेंट का वर्ल्ड वार में डिफरेंट कंट्री में भेज दिया गया, जहाँ पे इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी लड़ रहे थे, अदर कंट्रीज थे। और स्पेशल रूप से उसमें
अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कई देशों डिफरेंट टाइप की कंट्री जैसे ग्रुप वाइज लड़ा गया था। मैंने बताया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो अब फूड ग्रेन जाएगा तो एक ही सिर्फ इंडियन सोल्जर्स के लिए थोड़ी जाएगा, सबके लिए अवेलेबल रहेगा जिसके पास जितना रहेगा। एंड दिस वाज accompanied by an influenza epidemics, और जिसका रहा सूखा और अकाल के साथ साथ फेमिन के साथ साथ इन्फ्लुएंजा और एपिडेमिक्स महामारियाँ आई, हैजा तावन जैसी महामारियाँ आई और गांव के गांव लोग क्या करने लगे, मरने लगे, भूखों मरने लगे। एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million peoples persist as the result of the famine। 1921 का जो सेंसस रहा इंडिया में, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 12 to 13 मिलियन पीपल, 12 से लेके 30 मिलियन पीपल, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 से 30 लाख लोग मारे गए इंडिया में सिर्फ बाई फेमिन, सिर्फ फेमिन से, अकाल से, एंड द एपिडेमिक्स और जो भी महामारियाँ आई, जो भी हैजाता वाला है। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि इंडिया में जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था और इसी समय खिलाफत मूवमेंट भी हुए। ये जो सर्कमस्टांसेस थी, इसने इंडिया में क्या किया, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के लिए सर्कमस्टांसेस पैदा की, परिस्थितियां पैदा की, ऐसी कंडीशन रही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक खिलाफत मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे भी चर्चा होगी। उसके पहले चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन के टाइम ही स्टार्ट रहे, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही ये मूवमेंट गांधी जी के द्वारा इंडिया में किए गए। फिर 1919 का रोलर सत्याग्रह, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो